मालवा का परमार राजवंश, इतिहास के स्रोत। मध्य भारत के इतिहास में परमार राजवंश मालवा की उस प्राचीन और शक्तिशाली क्षत्रिय परंपरा का प्रतिनिधि है, जिसने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक मध्य भारत की राजनीति, संस्कृति और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। परमार राज्य का केंद्र धारानगरी और मांडू जैसे स्थल थे, और इस वंश का उत्कर्ष राजा भोज जैसे महान शासकों के कारण भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है। परमारों के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न प्रकार के स्रोतों, अभिलेख, साहित्य, ताम्रपत्र, पुरातात्विक साक्ष्य और बाह्य विवरणों के आधार पर किया जाता है। ये स्रोत न केवल परमारों के राजनीतिक विकास को स्पष्ट करते हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक बौद्धिक परंपरा को भी प्रमाणित करते हैं। परमार इतिहास का प्रथम और सबसे विश्वसनीय आधार है अभिलेख और ताम्रपत्र। परमार राजाओं द्वारा जारी किए गए अभिलेखों में वंशावली, दान विवरण, युद्ध विजय, प्रशासनिक संरचना और धार्मिक संरक्षण का उल्लेख मिलता है। होशंगाबाद, धार, उज्जैन, देवास और दहोल के अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन अभिलेखों की भाषा संस्कृत है और शैली प्रशस्तिपर्क, जो उस समय की राजनीतिक संस्कृति का परिचायक है। इन्हीं अभिलेखों से परमार वंश की प्रारंभिक उत्पत्ति और परमार राजाओं वाकपति मुंज, भोज, उदयादित्य, नरवर्मन और वरमाल की क्रोनोलॉजी को समझने में सहायता मिलती है। दूसरा प्रमुख स्रोत है संस्कृत साहित्य, जो परमार राजाओं के संरक्षण में असाधारण रूप से विकसित हुआ। विशेष रूप से राजा भोज स्वयं महान विद्वान, ग्रंथकार और कला साहित्य के संरक्षक थे। उनके द्वारा रचित अथवा उनके नाम से संबद्ध ग्रंथ, जैसे सम्रांगण सूत्रधार, राजमार्तंड, शब्दानुशासन, श्रृंगार प्रकाश और युक्तिकल्पत्रु, न केवल परमार शासन की वैचारिक धारा को दर्शाते हैं, बल्कि उस समय के राजनीतिक सामाजिक जीवन का अमूल्य प्रमाण भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त धनपाल, पद्मगुप्त, परिमल और बिल्हण जैसे कवियों का साहित्य भी परमार संस्कृति और राजनीतिक वातावरण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परमार इतिहास के लिए तीसरा बड़ा स्रोत है पुरातात्विक अवशेष और स्थापत्य। मालवा और आसपास के क्षेत्रों में परमारों द्वारा निर्मित मंदिर, स्तंभ, दुर्ग और शिल्प उनकी कला परंपरा और राज्य संपन्नता का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। उज्जैन, भोजपुर, धार और मांडू के अवशेष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भोजपुर का अपूर्ण शिव मंदिर परमार स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशाल शिलाखंड, नागर शैली का शिखर और गंभीर देव प्रतिमाओं का प्रयोग दिखाई देता है। ये स्थापत्य स्रोत परमार कला, धार्मिक नीति और आर्थिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमार इतिहास को समझने के लिए जैन साहित्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मालवा परमार काल में जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और इस संबंध में जैनाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों, चरित साहित्य और दान लेखों से परमार समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धनपाल का लेखन और जैन मठ परंपरा इस काल के सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रमाण है। परमार राजनीति को समझने में कन्नौज, चालुक्य, चाहमान और कालचुरी वंशों के अभिलेख भी सहायक हैं। इन समकालीन शक्तियों की प्रशस्तियों और अभिलेखों में परमारों के साथ हुए युद्ध, संधियां और राजनीतिक संबंधों की झलक मिलती है। इन बाहरी स्रोतों से परमारों की शक्ति, व्याप्ति और मध्य भारत की शक्ति, राजनीति की प्रकृति स्पष्ट होती है। अंततः परमार इतिहास के लिए विदेशी यात्रियों और भूगोलकारों के विवरण भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं, विशेष रूप से मालवा के व्यापार, नगर संरचना और किलों के संबंध में। यद्यपि ये विवरण सीमित हैं, परंतु उपलब्ध जानकारी परमार राज्य के आर्थिक और शहरी जीवन के महत्व को प्रमाणित करती है। समग्रतः परमार राजवंश के इतिहास के स्रोत बहुआयामी हैं। अभिलेख,
साहित्य, स्थापत्य, ताम्रपत्र और समकालीन शक्तियों के विवरण, जिनके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि परमार न केवल मध्य भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे, बल्कि भारतीय कला, साहित्य और धर्म के उत्कर्ष का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र थे। मालवा का परमार राजवंश, उत्पत्ति। मालवा का परमार राजवंश, उत्पत्ति। मालवा का परमार राजवंश, उत्पत्ति। मालवा का परमार राजवंश मध्यकालीन भारत की प्रमुख क्षत्रिय शक्तियों में से एक था, जिसका राजनीतिक केंद्र मालवा, विशेष रूप से धार और उज्जैन का क्षेत्र था। परमारों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहास में कई परंपराएं, मिथकीय कथाएं और राजनीतिक सांस्कृतिक वर्णन मिलते हैं। इन परंपराओं का विश्लेषण बताता है कि परमार उत्पत्ति का प्रश्न केवल वंश चेतना का ही नहीं, बल्कि उस युग की राजपूत पहचान, राजनीतिक वैधता और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा से गहराई तक जुड़ा हुआ था। परमार उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध परंपरा है अग्निकुल सिद्धांत, जिसमें परमारों को वे शक्तिशाली राजपूत कुल बताया गया है जो माउंट आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। इस परंपरा के अनुसार 4 प्रमुख राजपूत कुल, परमार, प्रतिहार, चाहमान और परमार अर्थात परिहार, अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। परमार इस अग्निवंशीय समूह के अग्रणी माने जाते थे। यह कथा ऐतिहासिक न होकर पौराणिक राजनैतिक स्वरूप रखती है, जिसका उद्देश्य नवोदित राजपूत वंशों को वैदिक क्षत्रिय परंपरा के समान धार्मिक सांस्कृतिक वैधता प्रदान करना था। परमारों की यह अग्निकुल उत्पत्ति मध्यकालीन ग्रंथों और लोक कथाओं में अत्यंत लोकप्रिय रही। अग्निकुल सिद्धांत के समानांतर परमार वंश स्वयं को ब्रह्मक्षत्रिय भी कहता है। अभिलेखों में परमारों को ब्रह्मक्षत्र या ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया है। इस परंपरा का आधार यह है कि परमारों को कहीं कहीं ब्रह्मर्षि कश्यप गोत्र से संबंधित बताया गया है, अर्थात एक ऐसा कुल जो ब्राह्मणीय मूल से आगे बढ़कर क्षात्र धर्म का पालन करता है। यह परंपरा भी राजनीतिक वैधता का साधन थी, क्योंकि इससे परमार स्वयं को वैदिक परंपरा के दोनों स्तंभों, ब्राह्मण और क्षत्रिय, से जोड़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से परमारों की उत्पत्ति दक्षिण राजस्थान और मालवा के पश्चिमी भाग से जुड़ी मानी जाती है। पुरातात्विक और अभिलेखीय प्रमाण बताते हैं कि 8वीं-9वीं शताब्दी में यह वंश पश्चिमी भारत के सामंती समूहों में उभर रहा था। प्रारंभिक परमार संभवतः गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अधीन शक्तिशाली सामंत थे। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के साथ परमार स्वतंत्र हुए और धीरे धीरे मालवा की दिशा में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। परमारों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उन्हें स्थानीय क्षत्रिय जनजातीय शक्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रारंभ से ही अनेक संस्कृतियां, जनजातियां और स्थानीय क्षत्रिय कुल विद्यमान थे। परमार वंश ने इन स्थानीय सामाजिक राजनीतिक तत्वों को अपने भीतर समाहित किया और धीरे धीरे एक शक्तिशाली राजपूत राजवंश के रूप में उभर आया। परमारों की प्रारंभिक राजनीति में स्थानीय जनजातीय सहयोग और भू राजनीतिक अवसर निर्णायक भूमिका निभाते दिखते हैं। अभिलेख साक्ष्यों से यह पता चलता है कि परमारों के प्रथम निर्णायक शासक उपहाड़ बटा उपेंद्र थे, जिन्होंने परमार शक्ति को एक स्पष्ट दिशा दी। हालांकि दंतकथाओं में उन्हें अग्निकुल से उत्पन्न कहा गया है, परंतु ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि उनका वंश दक्षिण पश्चिम मालवा के स्थानीय क्षत्रिय समूहों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके बाद वाकपति मुंज, सियक द्वितीय और बोध जैसे महान परमार नरेशों ने इस वंश को एक विशाल साम्राज्य का स्वरूप दिया। समग्रतः परमार वंश की उत्पत्ति पौराणिक राजनैतिक परंपरा, स्थानीय क्षत्रिय जनजातीय आधार और प्रतिहार साम्राज्य की सामंती पृष्ठभूमि,
इन तीनों के समन्वय से समझी जा सकती है। अग्निकुल सिद्धांत ने उन्हें वैदिक क्षत्रिय प्रतिष्ठा दी, ब्रह्मक्षत्र परंपरा ने धार्मिक सांस्कृतिक वैधता दी और ऐतिहासिक उत्पत्ति ने उन्हें मालवा और पश्चिमी भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना दिया। परमार वंश की यह बहुआयामी उत्पत्ति ही आगे चलकर उसके साम्राज्य निर्माण और मालवा की सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला बनी। मालवा का परमार राजवंश, राजनीतिक इतिहास। मालवा का परमार राजवंश, राजनीतिक इतिहास। मालवा का परमार राजवंश पश्चिम मध्य भारत की उन प्राचीन एवं महत्वपूर्ण राजपूत शक्तियों में से एक है, जिसने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक क्षेत्रीय राजनीति, संस्कृति और स्थापत्य को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की। परमार सत्ता का राजनीतिक इतिहास मध्यकालीन भारत की उस प्रक्रिया का दर्पण है, जिसमें क्षेत्रीय क्षत्रिय घराने गिरते प्रतिहार साम्राज्य और उभरते चालुक्य, चहमान, कालेचुरी प्रभुत्व के बीच अपना स्थान निर्धारित कर रहे थे। परमार वंश ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि कई शासकों के काल में मालवा को मध्य भारत की एक प्रतिष्ठित शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजनीतिक इतिहास की शुरुआत उपाढ़ादित्य से मानी जाती है, जो परमार वंश का प्रारंभिक स्वतंत्र शासक था। वह 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रतिहार साम्राज्य के क्षीण होते केंद्रीकरण का लाभ उठाकर मालवा के पूर्वी और पश्चिमी भागों पर अधिकार स्थापित करने में सफल हुआ। उपाढ़ादित्य की शक्ति मालवा विदर्भ नर्मदा के व्यापार मार्गों पर आधारित थी, जिसने राज्य को आर्थिक आधार और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की। इसके बाद वाकपत्य के शासनकाल में परमार सत्ता और अधिक संगठित हुई। वाकपत्य ने मालवा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सामंती राजपूत घरानों को संगठित किया और नर्मदा घाटी के सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। उसके प्रशासन में परमार सत्ता धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पहचानी जाने लगी। परमार इतिहास का वास्तविक राजनीतिक उभार वाकपत्य के पुत्र वाकपति मुंज, महामुंज के शासनकाल से आरंभ होता है। मुंज परमार वंश के सबसे प्रतिभाशाली और साहसी शासकों में गिना जाता है। उसने कन्नौज प्रतिहार, गुजरात चालुक्य, कर्नाटक के पश्चिमी चालुक्य और दक्षिण के राष्ट्रकूटों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े। उसकी सैन्य उपलब्धियों ने उसे मध्य भारत की राजनीति का केंद्रीय पात्र बना दिया। मुंज ने न केवल मालवा की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि नर्मदा ताप्ती मार्ग पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। सैन्य दृष्टि से उसका शासन परमार शक्ति का उत्थान काल है। मुंज के बाद उसका प्रसिद्ध उत्तराधिकारी सिंहादित्य भोज, राजा भोज, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित नाम है। भोज परमार वंश का स्वर्णकाल लाने वाला शासक था। उसने न केवल नर्मदा चंबल विदर्भ के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया, बल्कि विद्या, कला और स्थापत्य को भी अभूतपूर्व संरक्षण दिया। भोज के काल में परमार सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उसकी राजधानी धार भारत के सांस्कृतिक वैज्ञानिक केंद्रों में से एक बन गई। भोज की सैन्य और सांस्कृतिक नीतियों ने परमार वंश को स्थायी प्रतिष्ठा प्रदान की। भोज के पश्चात परमार राज्य को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी जयसिंह और उदयादित्य के काल में चालुक्य, चहमान, सोलंकी और कालेचुरी शक्तियों के साथ संघर्ष बढ़ गया। इन आक्रमणों ने परमार सत्ता को कमजोर किया, परंतु राज्य पूर्णतया गिरा नहीं। इस काल में परमारों की राजनीतिक रणनीति मुख्यतः संकट निवारण और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में केंद्रित थी। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अर्जुनवर्मन, देवपाल और जयवर्मन जैसे शासकों ने सत्ता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु गुजरात के चालुक्यों और दिल्ली सल्तनत के विस्तार के सामने परमार साम्राज्य अपनी पूर्व स्थिति को धारण नहीं कर सका।
परमार राज्य का अंतिम चरण तुर्क अफगान आक्रमणों की पृष्ठभूमि में बीता। दिल्ली के गुलाम वंश और उसके बाद खिलजी सत्ता का राजनीतिक दबाव बढ़ता गया और अंततः मालवा की परमार राज सत्ता 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहास के मंच से विलुप्त हो गई। समग्रतः परमार राजवंश का राजनीतिक इतिहास उभार, उत्कर्ष और पतन की एक पूर्ण गाथा है, एक ऐसी गाथा जिसमें साहसिक युद्ध, प्रशासनिक दृढ़ता, सांस्कृतिक संरक्षण और जटिल राजपूत कूटनीति का संतुलन मिलता है। उपहदित्य से लेकर भोज और फिर परमार सत्ता के पतन तक का यह इतिहास मध्य भारत के क्षेत्रीय साम्राज्यों की बदलती गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्वतंत्र परमार साम्राज्य की स्थापना हर्ष अथवा सियक द्वितीय 945-972। स्वतंत्र परमार साम्राज्य की स्थापना हर्ष अथवा सियक द्वितीय 945-972। मालवा के परमार वंश के इतिहास में हर्ष या सियक द्वितीय का शासनकाल वह निर्णायक मोड़ है जहां परमार सत्ता केवल प्रतिहार सामंत नहीं रहती बल्कि एक पूर्ण स्वतंत्र, सुदृढ़ और उभरते साम्राज्य में परिवर्तित होने लगती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय तथा मालवा की सामरिक आर्थिक महत्ता, इन तीनों कारकों ने सियक द्वितीय को एक स्वतंत्र राज्य निर्माण का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। उसका शासन इस महान परिवर्तन और परमार साम्राज्य के वास्तविक उभार का प्रतीक है। सियक द्वितीय का प्रारंभिक राजनीतिक वातावरण अत्यंत जटिल था। उत्तरी भारत में प्रतिहार साम्राज्य आंतरिक विघटन और सामंती विद्रोहों से कमजोर पड़ चुका था। दूसरी ओर पश्चिमी भारत में चालुक्य, गुजरात में कर्नाट और राजस्थान में चहमान सभी अपनी शक्ति को विस्तृत करने में लगे थे। ठीक इसी समय मालवा की भौगोलिक महत्ता पुनः उभर कर सामने आई। यह क्षेत्र उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं के बड़े वाणिज्यिक मार्गों का केंद्र था और यही कारण था कि सियक द्वितीय ने अपनी शक्ति को दृढ़ करने के लिए राजनीतिक अवसरों का कुशल उपयोग किया। सियक द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी प्रतिहार अधिपत्य से पूर्ण मुक्ति। प्रतिहार अभी तक नाम मात्र के अधिपति थे, किंतु सियक द्वितीय ने राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों प्रकार के प्रयास किए। प्रतिहार साम्राज्य के पतन और परमारों की बढ़ती शक्ति के कारण अब मालवा वास्तव में स्वतंत्र रूप से शासन कर सकता था और सियक द्वितीय ने इसे स्वीकार करने में तनिक भी विलंब नहीं किया। उसके समय में परमार राज्य का राजनीतिक चरित्र पूर्णतः बदल जाता है। सियक द्वितीय की दूसरी बड़ी उपलब्धि थी उसका गुजरात चालुक्य शक्ति को चुनौती देना। परमार और चालुक्य दोनों मालवा और गुजरात के सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करना चाहते थे। सियक द्वितीय ने कई युद्धों में चालुक्यों का सामना किया और सीमा क्षेत्रों पर परमार प्रभाव को स्थापित किया। यह राजनीतिक संघर्ष आगे चलकर भोज के समय में एक बड़े रूप में दिखाई देता है, परंतु इसका प्रारंभ सियक द्वितीय के काल में ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सैन्य दृष्टि से सियक द्वितीय ने परमार सेना को सुदृढ़ और संगठित किया। उसने किलों को मजबूत किया, सैनिकों की संख्या बढ़ाई और सीमांत क्षेत्रों पर मजबूत सैन्य चौकियां स्थापित की। मालवा का भूत स्वभाव दक्कन पठार के किनारे, नर्मदा घाटी और विंध्य अरावली संपर्क क्षेत्र ऐसे सैन्य संगठन को आवश्यक बनाता था। सियक द्वितीय की सैन्य शक्ति ही आगे चलकर भोज के महान साम्राज्य की आधारशिला बनी। सियक द्वितीय का शासन आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मालवा कृषि, व्यापार और खनिज संपदा का उर्वर क्षेत्र था। उज्जयिनी, धार, महेश्वर और मांडू जैसे नगर इस समय विकसित हो रहे थे। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और मालवा के समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व ने परमार राजकोष को शक्तिशाली बनाया। इस आर्थिक आधार ने परमार राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थायी बनाया।
धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से सियक द्वितीय का काल परमार परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है। उसने मंदिरों, आचार्यों और ब्राह्मणों को दान अनुदान दिए। मालवा का सांस्कृतिक व्यक्तित्व, विशेषकर उज्जैन का शैव वैदिक केंद्र, उसी की नीतियों से मजबूत हुआ। यह वही धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण है जिसे बाद में राजा भोज ने अपने गौरव काल में विश्व प्रसिद्ध रूप दिया। सियक द्वितीय के बाद परमार राज्य की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। सैन्य रूप से सुरक्षित, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से समृद्ध। उसका शासन परमार साम्राज्य के स्वर्णकाल की प्रस्तावना था। यदि भोज परमार साम्राज्य का महानायक है, तो सियक द्वितीय वह शासक है जिसने उस गौरवशाली साम्राज्य की नींव को दृढ़ किया। समग्रतः सियक द्वितीय का शासन 945-972 ई परमार इतिहास का वह निर्णायक चरण है, जहां यह वंश प्रतिहार सामंत से उठकर एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और सुव्यवस्थित राजसत्ता के रूप में विकसित होता है, और यहीं से परमार साम्राज्य की चमकदार यात्रा का वास्तविक प्रारंभ होता है। मुंज वाकपति 972-995 ई। मालवा के परमार राजवंश के इतिहास में मुंज, जिसे वाकपतिराज अथवा वाकपति मुंज के नाम से जाना जाता है, परमार शक्ति के उत्कर्ष, सैन्य विस्तार और सांस्कृतिक जागरण का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अध्याय है। हर्ष सियक द्वितीय द्वारा स्थापित स्वतंत्र परमार साम्राज्य को वास्तविक दिशा, व्यापकता और स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय इसी वीर, सक्षम और दूरदर्शी शासक को जाता है। उसका शासन केवल युद्ध और विजय का विवरण नहीं है, बल्कि मालवा के राजनीतिक सांस्कृतिक उत्थान का वह स्वर्णकाल है जिससे परमार वंश आगे चलकर भोज युग की ऊंचाइयों तक पहुंच सका। मुंज का काल उस संक्रमण युग का प्रतिनिधि है जब पश्चिमी और मध्य भारत की राजपूत शक्तियां परमार, चालुक्य, सोलंकी, राठौड़, कच्छावा अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित कर रही थी। मुंज ने इस बदलते राजनीतिक वातावरण को जल्द पहचान लिया और आक्रमण तथा प्रतिरक्षा दोनों दिशाओं में सक्रिय और आक्रामक नीति अपनाई। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी राज्य को केवल मालवा तक सीमित न रखना, बल्कि नर्मदा तट, विदर्भ, उत्तर कर्नाटक और दक्षिण गुजरात तक परमार प्रभाव का उद्घोष करना। मुंज का नाम विशेष रूप से उसके चालुक्यों, नागों और चालुक्य यादवों के विरुद्ध अभियानों के कारण प्रसिद्ध है। उसने कई बार पश्चिमी चालुक्यों से टक्कर ली और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। इस काल के अभिलेखों और साहित्यिक परंपराओं में उसका वर्णन दक्षिण जीत जैसे वीर विशेषणों से किया गया है, जो उसके व्यापक सैन्य अभियान को प्रमाणित करता है। दक्षिण भारत में उसके अभियानों ने उसे मध्य भारत का सबसे प्रभावशाली और भयप्रद राजपूत शासक बना दिया। मुंज की रणनीति केवल विस्तार तक सीमित नहीं थी। उसने अपने राज्य के आंतरिक संगठन, दुर्ग निर्माण, प्रशासनिक ढांचे और सैन्य संरचना को भी अत्यंत मजबूत बनाया। धार, जो परमारों की राजधानी थी, उसके काल में एक संगठित प्रशासनिक केंद्र बन गया। नर्मदा घाटी पर उसने दुर्ग श्रृंखलाएं विकसित कीं, जिससे प्रतिरक्षा और संचार की व्यवस्था अत्यंत मजबूत हुई। शासन व्यवस्था में भार विभाजन, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति और राजस्व की पुनर्संरचना उसके प्रशासनिक कौशल का प्रमाण है। मुंज केवल योद्धा ही नहीं था, वह कला, साहित्य और ज्ञान संस्कृति का महान संरक्षक भी था। स्वयं वह एक कवि था और वाकपति उपाधि इसी कारण प्रसिद्ध हुई। उसने कवियों, विद्वानों, आश्रमों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे मालवा एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने लगा। यह वही सांस्कृतिक प्रवाह था जिसने आगे चलकर भोज जैसे महान संस्कृत विद्वान राजा को जन्म दिया। मुंज के काल में परमार राज्य आर्थिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध था। नर्मदा घाटी का व्यापार,
कृषि उत्पादकता और मध्य भारत के प्रमुख मार्गों पर नियंत्रण, इन तीनों ने राज्य को पर्याप्त संपन्नता प्रदान की। यह आर्थिक आधार सैन्य विस्तार और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों के लिए अनिवार्य था। मुंज का अंत उतना ही नाटकीय है जितना उसका जीवन। दक्षिण में एक बड़े अभियान के दौरान वह पश्चिमी चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय के हाथों पराजित होकर बंदी बना लिया गया। किंवदंतियों के अनुसार मुंज ने कैद में रहते हुए भी अपने स्वाभिमान को जीवित रखा और अंततः वीर गति प्राप्त की। उसकी मृत्यु ने परमार राज्य को कुछ समय के लिए अस्थिर अवश्य किया, परंतु उसकी महान विरासत का प्रभाव इतना व्यापक था कि उसका भतीजा भोज आगे चलकर भारत के सबसे महान संस्कृत विद्वान सम्राटों में गिना जाने लगा। समग्रतः मुंज का काल परमार वंश के राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रारंभिक शिखर है। एक ऐसा समय जब मालवा केवल मध्य भारत का भूक्षेत्र नहीं रहा, बल्कि भारत की राजपूत राजनीति, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र बन गया। उसकी वीरता, सामरिक नेतृत्व और काव्य प्रतिभा ने उसे भारतीय मध्यकालीन इतिहास में एक अमर व्यक्तित्व बना दिया। सिंधुराज काल 995-1010 ई। मालवा के परमार वंश के इतिहास में सिंधुराज वह शासक है जिसने परमार सत्ता को तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक होड़ में स्थिरता और सूझबूझ प्रदान की। वह महान परमार सम्राट वाकपटी नृसिंह मुंज का उत्तराधिकारी था। मुंज का शासन निरंतर युद्धों और बाहरी विस्तार से भरा था। सिंधुराज का कार्य उस अस्थिरता के बाद परमार राज्य को संतुलित करना, आंतरिक प्रशासन को पुनर्गठित करना और राजनीतिक प्रभुत्व को स्थायी रूप से स्थापित करना था। उसके काल में परमार राज्य को वह स्थिर आधार प्राप्त हुआ जिस पर आगे चलकर भोज जैसे महान सम्राट ने अपना विस्तृत साम्राज्य निर्मित किया। सिंधुराज का शासन स्वभावतः संरक्षणवादी और संगठनात्मक था। उसने अपने पिता द्वारा संचालित आक्रामक अभियानों को अपेक्षाकृत सीमित रखा और राज्य की आंतरिक शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसकी पहली प्राथमिकता थी मालवा के मुख्य क्षेत्रों उज्जैन, धार, महेश्वर और नर्मदा घाटी को स्थिर करके उन्हें परमार साम्राज्य के दृढ़ केंद्रों में बदलना। इस काल में प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित हुआ, भूमि राजस्व प्रणाली को नियमित किया गया और नगर व्यवस्था को पुनर्संगठित किया गया। राजनीतिक दृष्टि से सिंधुराज एक संतुलित और व्यवहार कुशल शासक था। उसने मालवा के पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में स्थित स्थानीय सामंतों को अपने अधीन रखा और किसी भी प्रकार की विद्रोही प्रवृत्ति को आरंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया। मुंज के समय जिन शक्तियों से परमारों का संघर्ष बढ़ा था, विशेषकर चालुक्य और राष्ट्रकूट अवशेष, उनसे सिंधुराज ने सावधान दूरी बनाए रखी। यह नीति उस समय अत्यंत आवश्यक थी जब परमार राज्य को भीतरी संगठन की आवश्यकता सबसे अधिक थी। सैन्य दृष्टि से सिंधुराज सक्रिय था, परंतु उसका सैन्य दृष्टिकोण रक्षात्मक और नियंत्रणकारी था। उसने परमार सीमाओं पर मजबूत किलों का पुनर्निर्माण किया, नर्मदा तट के प्रमुख मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और उन छोटे छोटे सरदारों को परास्त किया जो स्वयं को परमार नीति से अलग रखना चाहते थे। उसके शासन में मालवा का भू-भाग बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहा और राज्य को किसी बड़े विदेशी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। सिंधुराज का शासन परमार वंश की धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का भी सुदृढ़ चरण है। परमार नरेश वैदिक शैव वैष्णव परंपरा के संरक्षक माने जाते थे और सिंधुराज ने इस परंपरा को निरंतर संरक्षण दिया। धार और उज्जैन के मंदिरों, पुरोहितों और शैक्षिक केंद्रों को दान दिया गया। यह धार्मिक संरक्षण राजनीतिक वैधता और सामाजिक समर्थन प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन था। परमार सत्ता का सांस्कृतिक स्वरूप इसी काल से संगठित रूप लेने लगा, जिसका चरम रूप भोज के समय मिलता है। आर्थिक स्थिरता सिंधुराज के शासन की एक अन्य विशेषता है। व्यापार मार्ग,
विशेष रूप से नर्मदा और मालवा पठार से गुजरने वाले कारवां मार्ग उसके नियंत्रण में थे। कृषि भूमियों की उत्पादकता अच्छी थी और सिंचाई व्यवस्थाओं में सुधार किए गए। इस आर्थिक ठोसपन के कारण परमार शासन का प्रशासनिक और सैन्य ढांचा स्थिर बना रहा और राज्य को लगातार संसाधन प्राप्त होते रहे। सिंधुराज की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका यह है कि उसने परमार शक्ति को मुंज के आक्रामक और संघर्ष प्रधान प्रयोगों से निकालकर एक स्थिर, संगठित और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उसका शासन वह शांतिपूर्ण संक्रमण काल था जिसमें परमार साम्राज्य ने अपने भीतर वह क्षमता विकसित कर ली जो आगे चलकर सम्राट भोज की अपूर्व सांस्कृतिक और राजनीतिक उन्नति का आधार बनी। समग्रतः सिंधुराज का शासन परमार इतिहास का एक निर्णायक, स्थिर और संरचनात्मक चरण है। एक ऐसा समय जब मालवा की राजनीतिक शक्ति नए संतुलन में व्यवस्थित होती है, उसकी आर्थिक नींव मजबूत होती है और उसका राज्य तंत्र वह रूप लेने लगता है जो परमार वंश को भारतीय मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख राजशक्तियों में स्थान दिलाता है। भोजकाल 1010 से 1055। मालवा के परमार वंश के इतिहास में भोज, राजाधिराज भोज बटा राजा भोज बटा परमेश्वर भोजदेव, वह महान शासक है जिसका नाम मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, राजनीति, कला और ज्ञान परंपरा का पर्याय बन चुका है। परमार साम्राज्य का वास्तविक स्वर्णकाल उसके शासन में ही आया। वह केवल एक विजयी और विस्तारवादी राजनीतिक शासक नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय राष्ट्र निर्माता, दार्शनिक, साहित्यकार, वास्तुशास्त्री, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक नायक था, जिसके प्रभाव ने मालवा ही नहीं, संपूर्ण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की सभ्यता का रूप परिवर्तित कर दिया। भोज का प्रारंभिक जीवन अल्प प्रकाशित है, परंतु स्पष्ट है कि उसने सिंहासन ग्रहण करने के तुरंत बाद एक विशाल और संगठित राज्य का निर्माण करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। उसका राज्य क्षेत्र मालवा से निकलकर नर्मदा घाटी, विंध्याचल, गुजरात की सीमा, राजस्थान के कुछ भूभाग, कोंकण, विदर्भ और बुंदेलखंड तक विस्तृत हो गया। यह विस्तार केवल सैन्य सफलता का नहीं, बल्कि उसके राजनैतिक कौशल और सामरिक दूरदर्शिता का प्रमाण है। भोज ने चालुक्य, चंदेल, कच्छ, शिलाहार, कोंकण तथा अन्य अनेक राजपूत दक्षिणी शक्तियों का सामना किया और अनेक बार विजय प्राप्त की। उसकी सेना संगठित, गतिशील और रणनीतिक रूप से अत्यंत सक्षम मानी जाती है। भोज का शासन केवल राजनीतिक प्रभुत्व तक सीमित नहीं था, उसने मालवा को एक सांस्कृतिक महाशक्ति में बदल दिया। धारा नगरी उसके शासनकाल में शिक्षा, साहित्य, दर्शन और कला का केंद्र बन गई। यहाँ विद्वानों, कवियों, शिल्पकारों और वैज्ञानिकों का व्यापक संरक्षण हुआ। भोज स्वयं भी एक महान विद्वान और अनेक ग्रंथों का लेखक माना जाता है। उसने व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, नीतिशास्त्र, संगीत और दर्शन जैसे विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें सम्रांगण सूत्रधार, राजमार्तंड, शिव सहस्रनाम, यंत्र स्वर्ण सिद्धि आदि प्रमुख माने जाते हैं। उसकी विद्वत्ता ने उसे उस युग का सांस्कृतिक बौद्धिक नेता बना दिया। भोज का सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तु स्थापत्य का एक महान ग्रंथ है, जिसमें नगर निर्माण, दुर्ग रचना, यंत्र निर्माण और वास्तुशिल्प के विस्तृत सिद्धांत दिए गए हैं। यह ग्रंथ भोज की वैज्ञानिक दृष्टि और तकनीकी ज्ञान का प्रमाण है। उसकी राजधानी धार, भोजपुर, मांडू और आस-पास के क्षेत्रों में जो स्थापत्य अवशेष पाए जाते हैं, वे उसकी कला दृष्टि के जीवंत उदाहरण हैं। विशेष रूप से भोजपुर का अधूरा विशाल शिव मंदिर उसकी स्थापत्य महत्वाकांक्षा और विशिष्ट दर्शन का उत्कृष्ट प्रतीक है। भोज के काल में मालवा का आर्थिक संगठन भी अत्यंत मजबूत था। कृषि उत्पादन, व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण,
हस्तशिल्प केंद्रों का विकास और दान सिस्टम ने राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। उसकी राजस्व नीतियां न्यायसंगत मानी जाती थी और उसने अपने शासन में किसानों तथा व्यापारियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया। यही आर्थिक संपन्नता उसके राजनीतिक विस्तार और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों की आधारशिला थी। बोझ की धार्मिक नीति भी अद्भुत संतुलन की मिसाल है। वह मुख्यतः शैव उपासक था, परंतु उसने सभी पंथों, संप्रदायों और मतों को समान संरक्षण दिया। जैन, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, नाथ, योगी, सिद्ध, सबको उसके दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इस धार्मिक उदारता ने मालवा को एक बहुलतावादी संस्कृति प्रदान की, जिसने मध्यकालीन भारतीय विविधता और बौद्धिकता को आगे बढ़ाया। बोझ का व्यक्तित्व इस बात का प्रतीक है कि एक राजा केवल युद्धों से नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण शासन से महान बनता है। उसकी मृत्यु के बाद परमार साम्राज्य पर अनेक संकट आए और उसका विशाल राज्य अधिक समय तक कायम नहीं रह सका, परंतु बोझ का सांस्कृतिक प्रभाव, स्थापत्य परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टि और साहित्यिक धरोहर आज तक भारतीय इतिहास के महानतम अवदानों में मानी जाती है। समग्रतः बोझ का शासन मालवा के परमार राज्य का पूर्ण उत्कर्ष है, एक ऐसा काल जिसमें युद्ध नीति, राज्य विस्तार, कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म, स्थापत्य और आर्थिक संगठन सभी का अद्भुत समन्वय मिलता है। बोझ भारतीय मध्यकाल का वह शासक था जिसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से परमार वंश को अमर कर दिया। भोज, युद्ध तथा विजय। परमार राजा भोज 1010 से 1055 भारतीय मध्यकालीन इतिहास के उन महान नरेशों में से एक है, जिनकी कीर्ति केवल साहित्य, दर्शन, विज्ञान और कला तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक सैन्य क्षेत्र में भी वे असाधारण क्षमता के धनी थे। उनका शासनकाल निरंतर युद्धों, कूटनीतिक संघर्षों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के निर्माण का काल था। भोज का सैन्य जीवन मध्य भारत में परमार साम्राज्य के विस्तार, उसकी रक्षा और उसकी प्रतिष्ठा की गाथा प्रस्तुत करता है। भोज का आरंभिक राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा था, क्योंकि वह राज्य प्राप्ति की प्रक्रिया में अपने प्रतिद्वंद्वी चाचा सिंधुराज के पुत्रों से संघर्ष कर सत्ता में आए। यह आरंभिक संघर्ष उनके दृढ़ संकल्प और सैन्य नेतृत्व का परिचायक था। सत्ता प्राप्त करने के बाद भोज ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और उसे विस्तृत करने के लिए सक्रिय सैन्य नीति अपनाई। परमार साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति, मालवा, नर्मदा घाटी और विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, उन्हें उत्तर, पश्चिम और दक्षिण सभी दिशाओं में सक्रिय बनाती थी। भोज का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और महत्वपूर्ण संघर्ष रहा चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम के साथ। यह संघर्ष गुजरात मालवा सीमा के क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर था। चालुक्य शक्तिशाली थी, परंतु भोज ने उनके विस्तार को कई बार रोका। गुजरात मालवा सीमा पर भोज की सक्रियता उनके सैन्य कौशल का प्रमाण है। उन्होंने चालुक्यों की आक्रामकता का मुकाबला किया और अपने साम्राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा। इस संघर्ष में अनेक अवसरों पर परमार सेना ने सफलता प्राप्त की, जिसने भोज की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। भोज के सैन्य जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय है कलिंग, ओडिशा के गंग वंश के विरुद्ध अभियान। भोज ने कलिंग के राजा को पराजित कर परमार सेना की शक्ति का नया परिचय दिया। कलिंग जैसे दूरस्थ राज्य पर विजय भोज की राजनीतिक दूरदर्शिता और सैन्य कौशल का संकेत है। इस विजय ने परमार साम्राज्य की प्रतिष्ठा को उत्तर पूर्वी भारत तक पहुंचाया और भोज को व्यापक राजनैतिक सम्मान मिला। भोज की एक और महत्वपूर्ण विजय थी कोंकण और दक्षिण भारतीय शक्तियों पर। परमार प्रशस्तियों में वर्णित है कि भोज की सेना ने कोंकण के पहाड़ी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की।
यद्यपि इन अभियानों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है, परंतु यह स्पष्ट है कि भोज अपनी नर्मदा घाटी और दक्षिण के व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने में सफल रहे। इन मार्गों का नियंत्रण आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसका लाभ परमार साम्राज्य को दीर्घकाल तक मिला। भोज का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हस्तक्षेप कश्मीर के राजनीतिक मामलों में देखा जाता है। कश्मीरी राजा अनंतदेव और उसके मंत्रियों के आंतरिक संघर्षों में भोज ने प्रभावी समर्थन प्रदान किया। कश्मीर की शक्ति संरचना में भोज के हस्तक्षेप ने उन्हें उत्तरी भारत की राजनीति में एक निर्णायक राजसत्ता के रूप में पहचान दिलाई। कश्मीर के अभिलेखों और साहित्य में भोज की प्रतिष्ठा का उल्लेख इस हस्तक्षेप का प्रमाण है। भोज की विजय श्रृंखला में उत्तर भारत के प्रतिहार, चंदेल और कालचुरी शक्तियां भी शामिल थी। इन सभी राज्यों के साथ भोज का संबंध कभी संघर्ष का, कभी मैत्री का रहा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि भोज ने अपने समय की कोई भी प्रमुख शक्ति को परमार प्रभुत्व के विरुद्ध निर्णायक रूप से प्रभावी होने नहीं दिया। उनका सैन्य नेतृत्व इतना प्रभावी था कि उनके शासनकाल में मालवा क्षेत्र एक बार भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हुआ। भोज की युद्ध नीति केवल आक्रामक नहीं थी, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और रणनीतिक संतुलन पर आधारित थी। वह भली भांति जानते थे कि मालवा का भू स्वभाव, विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा घाटी राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों में किलों, दुर्गों और सड़कों का व्यापक निर्माण करवाया। इससे उनकी सेना को शीघ्र गति से संचरण करने में सुविधा हुई और राज्य की आंतरिक सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ हुई। समग्रतः भोज के युद्ध और विजय उनके व्यक्तित्व की बहुआयामी प्रतिभा का प्रमाण है। वे एक ऐसे शासक थे जिनकी तलवार और कलम दोनों समान रूप से प्रभावशाली थी। उन्होंने परमार साम्राज्य को अपने सैन्य नेतृत्व, कूटनीतिक कौशल और व्यापक राजनीतिक दृष्टि से एक महान राजसत्ता में बदल दिया। उनकी सैन्य नीतियों ने न केवल परमार राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि मालवा को उत्तर मध्य भारत की प्रमुख शक्ति बना दिया। भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मालवा के परमार वंश के इतिहास में राजा भोज न केवल एक महान विजेता और कुशल प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित है, बल्कि वह भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की उन महामानव परंपराओं का प्रतिनिधिया। मालवा के परमार वंश के इतिहास में राजा भोज न केवल एक महान विजेता और कुशल प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित है, बल्कि वह भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की उन महामानव परंपराओं का प्रतिनिधि है जहां राजा स्वयं विद्वान, दार्शनिक, कवि, विज्ञान रसिक और कला संरक्षक होता है। उसका शासन मालवा के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शिखर काल है, जिसने मध्य भारत की कला, साहित्य, शिक्षा, स्थापत्य, दर्शन और ज्ञान परंपरा को एक नई दीप्ति प्रदान की। भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां उसकी बहुआयामी प्रतिभा और सांस्कृतिक दायित्व बोध का अद्भुत संयोजन प्रस्तुत करती हैं। राजा भोज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों का संरक्षण और अभिवर्धन। वह स्वयं अनेक विषयों का प्रकांड विद्वान था: व्याकरण, काव्य शास्त्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, वैद्यक, राजनीति, दर्शन, संगीत और धर्मशास्त्र। उसकी जिज्ञासा और विद्वता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। भोज के नाम से लगभग 84 ग्रंथों की परंपरा मिलती है, यद्यपि विद्वान उनमें से केवल कुछ ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं। इनमें राजमार्तंड, तत्व प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, योगशास्त्र, श्रृंगार प्रकाश, सिद्धांत संग्रह, व्याकरण वृत्ति आदि प्रमुख हैं। इन रचनाओं में भोज की मौलिकता, गहन अध्ययन और विविध विषयों की अंतर्दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे उसका स्थान भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक बहुशास्त्र निपुण राजा के रूप में स्थायी हो जाता है।
भोज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि थी उसके द्वारा निर्मित या संरक्षित वास्तुकला और स्थापत्य परंपरा। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तु शास्त्र का एक क्लासिक ग्रंथ है, जिसमें नगर निर्माण, किले, महल, मंदिर, मूर्ति निर्माण, यंत्र प्रणाली और वास्तु परिकल्पना के विस्तृत सिद्धांत मिलते हैं। भोज द्वारा निर्मित भोजपुर का शिव मंदिर, जो अधूरा होने पर भी स्थापत्य विराटता का अद्भुत उदाहरण है, उसकी वास्तु दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भोजपुर मंदिर की विशाल लिंगम प्रतिष्ठा, विशाल शिलाखंड और नगरीय स्थान चयन उसके स्थापत्य ज्ञान का अद्वितीय प्रमाण है। इसके अतिरिक्त मालवा क्षेत्र में अनेक मंदिर, जल संरचनाएं, किले, नगर और धर्मालय भोज की कला संरक्षक नीति के प्रमाण के रूप में आज भी विद्यमान है। भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियों का सबसे प्रभावशाली क्षेत्र था उसका साहित्यिक संरक्षण। भोज स्वयं कवि था और उसका दरबार संस्कृत साहित्य के विद्वानों से परिपूर्ण था। उसके दरबार में नवरत्नों की परंपरा का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इसका ऐतिहासिक आधार सीमित है, परंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि भोज का दरबार विद्वानों, कवियों, दार्शनिकों और कलाकारों का प्रमुख केंद्र था। उसने संस्कृत साहित्य की कई धाराओं, काव्य, नाट्य, अलंकार, व्याकरण और पुराण परंपरा को प्रोत्साहन दिया। मालवा का सांस्कृतिक जीवन उसके संरक्षण में अत्यंत समृद्ध हुआ और यह क्षेत्र उत्तर और दक्षिण भारत के साहित्यिक संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। भोज की सांस्कृतिक शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था धर्म और दर्शन का व्यापक दृष्टिकोण। वह शैव परंपरा का उपासक था, परंतु उसका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था। उसने शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन सभी धार्मिक धाराओं को संरक्षण दिया। उसका ग्रंथ तत्वप्रकाश दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें धर्म, आयुर्वेद, योग, तंत्र और आध्यात्मिक सिद्धांतों का गहन समन्वय मिलता है। उसकी धर्म नीति सहिष्णुता, संरक्षण और ज्ञान आधारित शासन का आदर्श प्रस्तुत करती है। भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में जल संरचना और नगर योजना भी प्रमुख है। उसके द्वारा निर्मित भोजताल, भोपाल की झील और अन्य जल संरचनाएं उसकी अभियांत्रिकी दृष्टि का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। मध्य भारत के भू परिदृश्य और जल प्रबंधन की उसकी समझ अत्यंत उन्नत थी। नगरों और बस्तियों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस दृष्टि से भोज एक दूरदर्शी पर्यावरण संरक्षक भी था। समग्रतः राजा भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां उसके व्यक्तित्व की अद्वितीय व्यापकता और मौलिकता का परिचय देती हैं। वह विजेता था, परंतु केवल युद्ध का नायक नहीं। वह प्रशासक था, परंतु केवल शासन का संगठक नहीं। वह विद्वान था, परंतु केवल पुस्तकीय विद्वान नहीं। उसने अनेक विषयों को अपने शासन की संरचना और सांस्कृतिक जीवन का अंग बना दिया। उसके समय में मालवा केवल एक राजनीतिक राज्य नहीं रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवंत केंद्र, एक विचार भूमि और एक कला समृद्ध संसार बन गया। इस कारण से भारतीय इतिहास में उसका स्थान अद्वितीय और स्थायी है। भोज के उत्तराधिकारी तथा परमार सत्ता का अंत। राजा भोज की मृत्यु परमार साम्राज्य के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। भोज एक महान शासक, प्रतिभाशाली सेनानी, सांस्कृतिक नायक और मध्यकालीन भारत के सबसे प्रभावशाली राजकीय व्यक्तित्वों में से एक था। उसकी मृत्यु के पश्चात परमार साम्राज्य में वह राजनीतिक स्थिरता, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा नहीं बची जो भोज के लंबे शासनकाल में निर्मित हुई थी। भोज के उत्तराधिकारी इन सभी क्षेत्रों में कमजोर सिद्ध हुए और यही परमार सत्ता के पतन का मूल कारण बना। भोज के पश्चात सर्वप्रथम जयसिंह प्रथम,
कभी कभी जयवर्मन नाम से भी उल्लिखित, ने सिंहासन संभाला। वह एक सक्षम प्रशासक अवश्य था, परंतु भोज जैसी राजनैतिक प्रतिभा उससे अपेक्षित नहीं थी। उसके सिंहासनारोहण के समय राज्य पहले ही कई सशक्त शक्तियों से घिरा हुआ था। चालुक्य, सोलंकी वंश पश्चिम में, कलचुरी उत्तर में, कक्कड़ और यादव दक्षिण पूर्व में तथा राजस्थान की उभरती राजपूत शक्तियां उत्तर पश्चिम में सक्रिय थी। जयसिंह प्रथम इन सब शक्तियों के बीच संतुलन बनाने में संघर्षरत रहा। उसके समय से परमार सत्ता की कमजोरियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। जयसिंह के बाद उदयादित्य परमार सिंहासन पर आए। उदयादित्य के शासन के बारे में कहा जाता है कि वह प्रशासनिक दृष्टि से मध्यम कोटि का शासक था। उसके समय में चालुक्य परमार संघर्ष बहुत बढ़ गया। गुजरात के चालुक्य शासक कर्णदेव और उसके उत्तराधिकारियों ने मालवा की ओर लगातार दबाव बनाया। उदयादित्य इस आक्रमण दबाव को रोकने में सफल नहीं हो सका और परमार साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमटता गया। कई सामंती सरदार स्वतंत्र हो गए या चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करने लगे। उदयादित्य के बाद उसका पुत्र नरवर्मन सिंहासन पर बैठा। नरवर्मन दुर्बल शासक था। उसके शासनकाल में मालवा का राजनीतिक ढांचा लगभग पूरी तरह ढहने लगा। चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम ने मालवा पर कई आक्रमण किए और उसे गंभीर क्षति पहुंचाई। नरवर्मन न तो सैन्य शक्ति को संगठित कर सका, न राजनीतिक प्रतिरोध खड़ा कर सका। परिणामस्वरूप परमार अधिकार क्षेत्र सिकुड़कर उज्जैन, धार आसपास तक सीमित रह गया। नरवर्मन के पश्चात यशोवर्मन तथा फिर जयवर्मन II आए, परंतु ये भी अल्पकालिक तथा दुर्बल शासक सिद्ध हुए। इन राजाओं के समय परमार साम्राज्य लगातार आंतरिक कलह, सामंती विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से अस्थिर रहा। चालुक्यों और कलचुरियों ने परमार क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण किए, जिससे राज्य की राजनीतिक संरचना टूटती गई। सबसे अंतिम उल्लेखनीय परमार शासक अरुणपाल माना जाता है। अरुणपाल के समय परमार सत्ता प्रतीकात्मक रह गई थी। धार, उज्जैन और मान्य क्षेत्र अब उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे। सामंती प्रमुख स्वतंत्र हो चुके थे और परमार शक्ति केवल नाममात्र रह गई थी। चालुक्यों ने मालवा पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित कर लिया और परमार वंश अपनी राजनीतिक पहचान खो बैठा। समग्रतः परमार सत्ता का अंत किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया का, जिसमें भोज के पश्चात राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव, सामंती ढांचे का विघटन, सैन्य शक्ति का लोप, चालुक्य कलचुरी दबाव, आर्थिक क्षरण और सांस्कृतिक संरक्षण की क्षमता का घट जाना, सभी ने मिलकर परमार साम्राज्य को दुर्बल बना दिया। राजा भोज के समय जो परमार साम्राज्य मध्य भारत की सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक शक्ति था, वह उसके उत्तराधिकारियों की अक्षमता और बाहरी शक्तियों के लगातार हमलों के कारण 12वीं शताब्दी आते आते लगभग समाप्त हो गया। अंततः परमार वंश राजनीतिक शक्ति के रूप में इतिहास से लुप्त हो गया, हालांकि कुछ स्थानीय शाखाएं बाद के काल में भी अस्तित्व में रहीं। परमार कला एवं संस्कृति। परमार वंश की कला और संस्कृति मध्य भारत, विशेषकर मालवा, के मध्यकालीन इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह काल था जब मालवा न केवल राजनीतिक रूप से उन्नत था, बल्कि साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान, संगीत और शिक्षा का महान केंद्र भी बना। परमार शासकों, विशेषकर राजा भोज, ने कला संस्कृति को राजनीतिक शक्ति का वैध साधन माना और इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप परमार युग की सांस्कृतिक उपलब्धियां मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। परमार कला का सबसे प्रमुख आधार था धार और भोजपुर जैसे सांस्कृतिक शैक्षणिक नगर, जहां विद्वानों, कवियों,
वास्तुविदों और कलाकारों का अद्भुत समागम हुआ। धार उस समय मध्य भारत की काशी कहलाती थी तथा यहाँ संस्कृत विद्वानों की निरंतर उपस्थिति ने परमार कला को गहन बौद्धिक आधार प्रदान किया। इस वातावरण में दर्शन, व्याकरण, काव्य, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा और वास्तुशास्त्र का अद्भुत विकास हुआ। यह युग वास्तव में बौद्धिक पुनर्जागरण का काल था। परमार स्थापत्य की सबसे विशिष्ट उपलब्धि है भोजपुर का भव्य शिवालय, जिसे भोजेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसकी वास्तुकला नागर शैली की पराकाष्ठा मानी जाती है। यह मंदिर अपने विशाल अधूरे शिखर, विशाल लिंगम और विशालकाय शिलास्तंभ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की संरचना परमारों की महान वास्तुकला दृष्टि का प्रमाण है। मजबूत आधार, ज्यामितीय अनुपात, ऊंचे गर्भगृह और विशालकाय पत्थर खंड इसके वास्तु वैभव को व्यक्त करते हैं। यही वह स्थापत्य दृष्टि है जिसने परमार कला को आंतरिक भव्यता और बाहरी सौंदर्य दोनों प्रदान किए। परमारों की विशिष्ट कला परंपरा मूर्तिकला में भी दिखाई देती है। परमार मूर्तियां मुख्यतः बलुआ पत्थर से निर्मित थीं और इनमें देह रचना, अलंकरण, मुद्रा विन्यास और भाव प्रकाशन अद्भुत संतुलन के साथ प्रकट होता है। शिव, विष्णु, देवी, सुर, अप्सरा, गणेश और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां इस युग की विशिष्ट विशेषता है। इन मूर्तियों में परमार शैली का ललित, सुरुचिपूर्ण और शास्त्रीय सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, जिसमें ठोसता के साथ कोमलता का संतुलन है। साहित्यिक दृष्टि से यह युग भारतीय इतिहास का एक उज्ज्वल काल है। परमार राजाओं द्वारा संस्कृत साहित्य को संरक्षण प्राप्त था। राजा भोज स्वयं एक महान लेखक, दार्शनिक और कला संरक्षक थे। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार, श्रृंगार प्रकाश, राजमार्तंड, तत्वप्रकाश, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सार आदि भारतीय ज्ञान परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों में न केवल साहित्य और व्याकरण, बल्कि वास्तुकला, नगर योजना, मूर्ति निर्माण, यंत्र तकनीक, चिकित्सा और राजनीति तक सभी विषयों का समावेश है। इससे स्पष्ट होता है कि परमार संस्कृति केवल धार्मिक कला तक सीमित नहीं थी, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का भी महान केंद्र थी। संगीत और नृत्य भी परमार संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग थे। राज दरबार में विद्वानों, गायकों और वादकों का सम्मान होता था। मंदिरों, विशेषकर भोजपुर और धार के आसपास, संगीत नृत्य की परंपराएं शैव शक्ति उपासना के साथ जुड़ी थी। इन कलाओं को राजकीय संरक्षण मिलने से सांस्कृतिक वातावरण जीवंत बने रहा। परमार युग में शिक्षा और विद्या संस्थान भी अत्यंत उन्नत थे। भोज ने धार और उज्जैन में अनेक पाठशालाएं स्थापित की। विद्वानों को भूमि दान, कर मुक्त ग्राम, वेतन और सम्मान प्रदान किया जाता था। इसी कारण भोज का युग उत्तर भारत में ज्ञान परंपरा के नव जागरण का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से परमार संस्कृति मुख्यतः शैव वैष्णव परंपरा पर आधारित थी, परंतु यह वैष्णव शैव शक्ति तीनों का समन्वय था। राजा भोज स्वयं शिव भक्त थे, परंतु उन्होंने जैन और बौद्ध मठों को भी संरक्षण दिया। मालवा में जैन धर्म का पुनरुत्थान परमार संरक्षण के कारण ही हुआ। कई ताम्रपत्रों में जैन मठों को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। समग्रतः परमार कला और संस्कृति मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक बौद्धिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जहां साहित्य, दर्शन, संगीत, मूर्तिकला, स्थापत्य, विज्ञान और शिक्षा सभी क्षेत्रों में अद्भुत विकास हुआ। यह वह काल था जिसने मालवा को भारतीय संस्कृति के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया, और राजा भोज तथा उनके उत्तराधिकारियों के संरक्षण में यह क्षेत्र मध्यकालीन भारतीय सभ्यता की उन्नत धुरी बनकर उभरा। Please like, subscribe and comment.